5 मई 2008 को यूपी के गाजियाबाद में ललिता कुमारी नाम की एक 6 साल की बच्ची मिसिंग हो जाती है। इसके फादर भोला कामत को पता चलता है कि कुछ लोकल गुंडों ने उसे किडनैप कर लिया है और सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। फादर पुलिस स्टेशन जाता है बट वहाँ पुलिस पैसे मांगती है कि पैसा दोगे तभी एफआईआर करेंगे। मजबूरन उसे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाना पड़ता है कि एफआईआर करवाओ। पूरा 1 महीना निकल जाता है और तब जाके एफआईआर रजिस्टर होती है। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद भी उससे पैसे मांगे जाते हैं कि तभी इन्वेस्टिगेशन होगी। फाइनली वो फादर जिसकी 6 साल की बच्ची 1 महीने से मिसिंग है, वो सुप्रीम कोर्ट जाता है पिटीशन फाइल करने। 2008 से 2014 तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चलता है और फाइनली ये ऑर्डर पास होता है कि एफआईआर फाइल करना मैंडेटरी है। और ये कोई अकेला केस नहीं है, कई ऐसे केसेस हुए हैं इंडिया में जहाँ पे पुलिस ने एफआईआर नहीं फाइल करी थी। ये हाल तब है जब हमारे कानून में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में लिखा गया है कि एफआईआर फाइल करना मैंडेटरी है अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है। यहाँ पे शैल वर्ड यूज हुआ है, यानी आपकी मर्जी नहीं है। जिनको नहीं पता, कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है वो ऑफेंस जहाँ पे पुलिस आपको बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट कर सकती है। ये बहुत सीरियस ऑफेंसेस होते हैं जैसे मर्डर, रेप, किडनैपिंग। पर अब पूरी कहानी बदल जाती है क्योंकि 1 जुलाई को लाए गए थे 3 नए कानून। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बनता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये नए लॉ का एफआईआर सिस्टम हम सबको अफेक्ट करेगा और क्या है इन लॉज के पीछे की असली कहानी। पुराने लॉ में एफआईआर कंपलसरी थी, बट अब देखते हैं कि नए कानून में क्या आया है। नया कानून ऑफिसर को ऑप्शन देता है कि वो चाहे तो एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है, या फिर एफआईआर करने से पहले वो एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करेगा कि क्या सही में कोई ऑफेंस हुआ भी है कि नहीं। उससे पहले परमिशन लेनी होगी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से या फिर किसी हायर रैंक ऑफिसर से। ये इंक्वायरी उसे 14 दिन के अंदर करनी होगी, यानी 14 दिन तक अगर वो चाहे तो एफआईआर रजिस्टर नहीं होगी। एंड ये कुछ गलत नहीं है, ये कानून ने उसे पावर दी है। अब अगर उसने बोल दिया कि मेरे हिसाब से तो कोई ऑफेंस नहीं हुआ या फिर कोई केस नहीं बनता, तो फिर आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को चिट्ठी लिखोगे। देन सुपरिटेंडेंट डिसाइड करेगा कि ऑफेंस हुआ है कि नहीं। उसने कहा हाँ तो एफआईआर होगी, वरना फिर आप मजिस्ट्रेट के पास जाओ। मतलब जिसके साथ गलत हुआ है वो तो इन लोगों के चक्कर ही काटते रह जाएगा, चिट्ठियां ही लिखता रह जाएगा। ये उन ऑफेंसेस के लिए प्रोविजन है जिनकी सजा 3 से 7 साल के बीच में है। जब लॉ में कंपलसरी था एफआईआर फाइल करना, पुलिस तब भी रजिस्टर नहीं करती थी कुछ केसेस में, तो अब तो आपने उन्हें ऑप्शन ही दे दिया। अब प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के नाम पे डिले किया जा सकता है, केस को दबाने की कोशिश की जा सकती है या फिर पैसे भी मांगे जा सकते हैं। ये कास्ट, जेंडर, रिलीजन, पावर किसी के भी बेसिस पे हो सकता है और किसी के साथ भी हो सकता है। एक ऐसा लॉ जिससे मेजॉरिटी लोगों को दिक्कत होगी, क्या ये ऐसे ही पास हो गया? कोई डिस्कशन, डिबेट, क्या इस पे कुछ नहीं हुआ था? ये 3 बिल्स सबसे पहले 11 अगस्त 2023 को लोकसभा में प्रेजेंट हुए थे। लोकसभा स्पीकर ने इन्हें एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को रेफर करे थे। इस कमेटी का काम था इन बिल्स पे डिस्कशन करना, अपनी रिकमेंडेशंस देना और डिबेट्स करना। कमेटी ने टोटल 12 मीटिंग्स करी थी, जिनमें से 5 मीटिंग्स में डोमेन एक्सपर्ट्स के व्यूज लिए गए थे और सिर्फ 2 दिन क्लॉज बाय क्लॉज डिबेट हुआ था। अब मैं यहाँ सिर्फ क्यों बोल रहा हूँ? ये 3 बिल्स को अगर आप कंबाइन करोगे तो टोटल 1059 प्रोविजंस बनते हैं। अब अगर आप ये भी मान लो कि कमेटी ने बिना ब्रेक के पूरे 2 दिन 9 से 6 बजे तक डिबेट्स करे थे, तब भी एक प्रोविजन के लिए बने 54 सेकंड्स, यानी 1 मिनट से भी कम। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस लेवल का डिस्कशन हुआ होगा। ये कमेटी अपने सजेशंस देती है एक रिपोर्ट में ऑन 10 नवंबर। अमित शाह का कहना था कि ये सजेशंस मोस्टली ग्रामेटिकल एंड ड्राफ्टिंग एरर्स हैं, कोई मेजर चेंजेस नहीं है। तो इन्होंने 12 दिसंबर को वो तीनों बिल्स वापस ले लिए और इंट्रोड्यूस करे 3 नए बिल्स, जिनमें वो कमेटी के सजेशंस इनकॉर्पोरेटेड थे। ये बेसिकली वही 3 बिल्स थे, बस उनमें वो चेंजेस आ गए थे। अब बारी थी पार्लियामेंट में डिस्कशन की, डिबेट की, बट अगले ही दिन 13 दिसंबर को पार्लियामेंट में एक मेजर सिक्योरिटी ब्रीच होता है, जहां 2 लोग लोकसभा चेंबर में घुस के स्मोक कैन फेंकते हैं। ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था, कंसिडरिंग कि वो हमारी पार्लियामेंट में हुआ था। इस ब्रीच पे ऑपोजिशन पार्टीज के एमपीज ने प्रोटेस्ट किया था पार्लियामेंट में, बट उल्टा उन्हें ही सस्पेंड कर दिया गया था। 20 दिसंबर को ये 3 बिल्स बिना किसी डिबेट, डिस्कशन के लोकसभा में पास हो जाते हैं, जब 97
7 MPs सस्पेंडेड थे। अगले ही दिन राज्यसभा में जब 146 MPs सस्पेंडेड थे, ये बिल वहां पे भी पास हो जाते हैं बिना किसी डिस्कशन के। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बिल पास हुए थे। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने तो प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अमित शाह ने लोकसभा में बोला था कि उन्होंने सारे गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स, हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से उनके ओपिनियन लिए हैं, उनके व्यूज लिए हैं, बट पब्लिकली कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि उनका रिकमेंडेशन या उनके व्यूज क्या थे। मई 2020 में एक कमिटी बनी थी, कमिटी फॉर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉज, CRCL। इस कमिटी का काम था कि क्या रिफॉर्म्स आने हैं क्रिमिनल लॉ में, उन्हें रिकमेंड करना। इनके डेजिग्नेटेड मेंबर्स थे, बट यहाँ पे 2 लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर सूर्य प्रकाश राजू गुजरात हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे जब तक उन्हें एडिशनल सॉलिसिटर नहीं बनाया गया था। ये वही हैं जिन्होंने अमित शाह को रिप्रेजेंट किया था सोहराबुद्दीन इनकाउंटर केस में। कमाल की बात है कि ये दोनों कमिटी के मेंबर्स थे भी नहीं। सवाल ये था कि जो लोग कमेटी के मेंबर भी नहीं है, वो कैसे इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं कमेटी को। द वायर के एक आर्टिकल के मुताबिक कमेटी ने ये एक्सेप्ट भी करा कि इन दोनों के रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। इस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी वो इन लॉस का एक बहुत बड़ा पार्ट बनी है, बट वो रिपोर्ट में क्या लिखा था ये किसी को नहीं पता। इसके लिए RTI भी फाइल करी गई थी, बट कोई रिप्लाई ही नहीं आया। सरकार बोलती तो है कि ये लॉस ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, बट इन लॉस को लाने का जो प्रोसेस रहा था वो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। आर्टिकल 14 नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने 12 RTIs फाइल करी थी, एक होम मिनिस्ट्री के पास, एक सुप्रीम कोर्ट, 9 मेजर हाई कोर्ट्स और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। पर्पस था ये जानना कि इन इंस्टीट्यूट्स ने क्या रिकमेंडेशंस दी थी सरकार को। सुप्रीम कोर्ट और कुछ हाई कोर्ट्स ने मना ही कर दिया इन्फॉर्मेशन देने से, और बाकियों ने रिप्लाई ही नहीं करा। होम मिनिस्ट्री ने भी मना कर दिया था, जो RTI एक्ट के बिल्कुल अगेंस्ट है। अब तो इवन लॉ भी पब्लिकली अवेलेबल है, लागू भी हो चुका है, बट फिर भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करी जा रही। एज पर प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी 2014, आपको 30 दिन का कंसल्टेशन पीरियड रखना होता है पब्लिक के साथ, बट ना सरकार ने और ना ही पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने कोई पब्लिक से कंसल्टेशन करी एट लार्ज। बोला तो यही जा रहा है कि ये लॉज फोकस करते हैं न्याय पे, ना कि पनिशमेंट पे, बट क्या सच्ची में ऐसा ही होगा, ये तो वक्त ही बताएगा।